कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये लाइनें नीतीश कुमार पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर बेवफा हो गए, लेकिन जिस नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए थे, उन्हीं नीतीश कुमार की एंट्री किस चमत्कार से हो गई। नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए क्या बीजेपी की मजबूरी थी या फिर नीतीश कुमार की मजबूरी थी, आपको दिखाते हैं अपनी इस अगली रिपोर्ट में। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से बिहार की 9वीं बार सीएम बन गए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन कल तक राजद के साथ सत्ता की मलाई चखने वाले नीतीश कुमार राजनीतिक शराफत का रंग बहुत पहले ही उतार चुके हैं। वे अपने सियासी फायदे के लिए सारी हदों को पार कर चुके हैं। उन्हें ना अपने वोटरों की चिंता रही, ना अपनी बची राजनीति की। उन्हें सिर्फ चिंता है तो अपने सीएम के कुर्सी की, जिसके जोड़ तोड़ में वो बार बार सियासी पलटी मार देते हैं। मैं नीतीश कुमार। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, तो अब नीतीश कुमार की एंट्री कैसे हो गई? दरअसल राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह से बंद नहीं होते। बीजेपी ने भी अपने घर में नीतीश के लिए एक खिड़की जरूर खुली रखी थी, और इस बार नीतीश कुमार को उस खिड़की के जरिए ही एंट्री मिली है। मौजूदा वक्त में राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह नीतीश के खेला के लेखक हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के विरोध में बने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार को अपने पाले में करके शाह ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। शाह ने नीतीश के कंधे पर बंदूक रखकर इंडिया गठबंधन पर ऐसा निशाना साधा कि इंडिया गठबंधन रफ्तार पकड़ने से पहले ही मंद पड़ गया। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन के सूत्रधार ही जब पाला बदलकर बीजेपी के साथ हो लिया, इंडिया गठबंधन के जरिए नीतीश कुमार जहां खुद पीएम कैंडिडेट बनने का सपना पाले थे, अब उसी को पलीता लगाकर मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलवाने के लिए काम करेंगे। 2022 में नीतीश ने जब बीजेपी से मुंह मोड़ा था, तो बीजेपी नीतीश के प्रति सख्त थी। उसकी रणनीति थी कि बिहार में अपनी ताकत बढ़ाकर अपने दम पर ही अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन बावजूद इसके नीतीश के साथ एक बार फिर जाने के पीछे की बड़ी वजह एक बड़ा सियासी संदेश देना भी है। मोदी के विरोध में बने गठबंधन के सूत्रधार, जिसकी पहली बैठक उन्हीं की अगुवाई में पटना में आयोजित की गई थी, उसी को अपने पाले में करके मोदी की राजनीतिक विरोधियों पर एक नैतिक जीत की तरह दिखाने की कोशिश है। नीतीश के मुंह से निकली बातों को इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रचार का हथियार बनाया जाएगा। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की विपक्ष की उम्मीदें लगभग धराशायी हो गई। करीब 8 महीने पहले बिहार की राजधानी पटना में ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को जोरों शोरों से शुरू किया था। जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश ने शुरू किया था, आखिरकार उसी गठबंधन से नीतीश ने क्यों किनारा कर लिया? दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में ममता और केजरीवाल ने मिलकर चेयरपर्सन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रखा था, लेकिन लालू प्रसाद की तरफ से नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया। कहा जाता है कि नीतीश इसी बात के बाद खासे नाराज हुए थे। अब
दूसरा सवाल ये है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी कैसे तैयार हो गई? बीजेपी के लिए प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना है। राम लहर के बावजूद बीजेपी जातिगत समीकरण को पुख्ता तौर पर अपने पक्ष में करना चाहती है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कई सर्वे में पाया बीजेपी साल 2019 के आंकड़े से इस बार कहीं पीछे रहेगी, इसलिए पार्टी ने लोकल नेताओं से संपर्क कर मन बना लिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार का फैसला भी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कर्पूरी ठाकुर ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु रहे। यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले की नीतीश कुमार ने जमकर तारीफ की थी। माना ये जा रहा है कि इसी से बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर जमी जो बर्फ थी वो पिघली। इसका राजनीतिक कारण ये भी है कि बिहार में जेडीयू का वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों का माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर भी इसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में नीतीश और बीजेपी के साथ आने से बिहार की पिछड़ी और अति पिछड़ी का वोट बैंक इन्हें मिल सकता है। वहीं बीते दिनों बिहार में सर्वे हुआ जिसमें खुलासा हुआ कि अगर नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनके सांसदों की संख्या 16 से घटकर 7 रह सकती है। ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना है उसमें जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। ये भी वजह मानी जा रही है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया। नीतीश कुमार की सियासी पलटी के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन लोकसभा चुनाव से आगे नहीं टिकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश एक और यू टर्न लेंगे। अगर लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। नीतीश का सियासी सफर आगे कैसा रहेगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन के दिन पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही शुरू हो गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस से कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद नीतीश ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर अपने उम्मीदवार उतारे। नीतीश कुमार के कंधों पर इंडिया गठबंधन की सफलता टिकी थी। नीतीश कुमार बेहद सधे हुए अंदाज में विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। बीजेपी भी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर सियासी तनाव ले रही थी, लेकिन अमित शाह ने अपनी सियासी चाल से ऐसा पासा फेंका जिसकी काट विपक्ष के सियासी दिग्गजों के पास भी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।